Good morning everyone. Welcome to social science class. Dear students, we will continue our chapter 2 from history. Name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. In our previous video, we have done the topic the coming of socialism to Europe. और इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि हाउ द सोशलिज्म स्प्रेड इन यूरोप एंड लास्टली व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी. वी हैव कम टू नो द व्यूज़ ऑफ सम सोशलिस्ट like Robert Owen. He was English manufacturer. Louis Blanc from France and Karl Marx, Frederick Engels. So now we will start the next topic of this chapter. It is support for socialism. So let's start the reading of this topic. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. 1870 यानी कि 1870 के डेकेड तक जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो चुके थे, फैल चुके थे. टू कोऑर्डिनेट दियर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी. अब इनके प्रयासों से जो सोशलिस्ट लोग थे जिनको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उनके जो उन्होंने एफ़र्ट्स किए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया, तो उनके एफ़र्ट्स के बाद क्या हुआ, एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म्ड की गई. जो सोशलिस्ट थे, अलग अलग वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे थे, उन लोगों ने, जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे, उन्होंने क्या बनाई, एक बॉडी बनाई, इंटरनेशनल बॉडी, जिसे नाम दिया सेकंड इंटरनेशनल. दिस नेम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बॉडी थी ये 1889 से लेकर 1940 तक चली था. और इससे पहले यही जो फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी थी वो 1886 में एंड हो चुकी थी. यानी कि यूरोप के अंदर फिर दोबारा कंजर्वेटिव्स का कंट्रोल हो चुका था. जितने भी सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे, जो रिपब्लिक चाहते थे, इन लोगों के विचारों को दबाया गया. लेकिन 1889 तक आते आते फिर दोबारा से ये जो सोशलिज़म थी, जो डेमोक्रेसी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने फिर दोबारा जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी. इसलिए इसको सेकंड इंटरनेशनल नाम दिया गया है यहाँ पर. यानी कि ये अकेले यूरोप में नहीं, रशिया तक भी, और रशिया से फिर एशिया के कॉलोनियल कंट्रीज़ तक फैली थी ये विचारधारा सोशलिज़म की. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस. यहाँ एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे हम अलग अलग कंट्रीज़ के कि जो इंग्लैंड के वर्कर्स थे और जर्मनी के वर्कर्स थे, उन्होंने एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी. किस लिए? टू फाइट फॉर बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस. जो फैक्ट्री में उनके साथ मिसबिहेव होता था, हार्श कंडीशंस थी फैक्ट्री के अंदर, जो वर्किंग हार्स थे, लॉन्ग थे, और जो उनकी लिविंग सिचुएशंस थी वो वर्सन थी. तो अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स ने एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स. तो इन एसोसिएशंस ने फंड्स सेटअप किए, यानी कि पैसा जो है इकट्ठा किया ताकि उन मेंबर्स की हेल्प हो सके टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग. भी जिन जो वर्कर्स प्रॉब्लम में है, या उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई है, या उनकी हेल्थ कोई इशू है, तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स जो उस एसोसिएशंस के मेंबर थे उनके साथ होती थी, तो ये फ़ंड जो था उसको उस वक्त दिया जाता था. एंड राइट टू वोट. देखो 3 डिमांड थी. क्या डिमांड थी? रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स और राइट टू वोट. तो ये एसोसिएशंस डिमांड कर रही थी कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, जो 18-18 घंटे उससे काम लिया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाए.
और उनको भी राइट टू वोट मिले। चाहे वुमेंस, देखा ना फैक्ट्री में वुमेंस काम कर रही हैं, चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, तो वुमेंस को राइट टू वोट नहीं था, चाहे वो जर्मनी की बात करें या फ्रांस की। तो उन्होंने राइट टू वोट जो है फ्रेंच यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की मांग की। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी के अंदर भी जो एसोसिएशंस बनी, उन्होंने SPD, ये एक पार्टी थी जर्मनी के अंदर, अब भी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और इलेक्शन के टाइम ये वर्कर्स जो थे, जर्मनी की जो एसोसिएशन के वर्कर्स थे, वो इस पार्टी को सपोर्ट करते थे। और बहुत सारे वर्कर्स भी जो है राजनीति में आ चुके थे और सीट्स उन्होंने जीत ली थी। बाय 1905 सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ 1905 तक जो सोशलिस्ट थे और ट्रेड यूनियन थी जो लेबर पार्टी को सपोर्ट करती थी, उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी बना ली थी। एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ऐसे ही फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी थी। हाउएवर टिल 1940, 1914 तक आते आते सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। यानी यहाँ हम बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री सीट जीत ली थी। हर एक कंट्री के अंदर जो लेबर पार्टीज़ बनी थी, वो उन्होंने पॉलिटिकल जो है पार्टिसिपेशन भी अपनी बढ़ा दी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी पूरे यूरोप में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं आई। यानी सीट्स तो उनको मिली, पार्लियामेंट में वो बैठ गए, लेकिन अपनी मेजॉरिटी से उन्होंने कोई भी सरकार नहीं बनाई कहीं पर भी। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। स्ट्रॉन्ग फिगर का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट की बहुत सारी सीट्स उन व्यक्तियों के पास से जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन, यानी कि लेजिस्लेशन में जब भी कोई कानून बनता था तो वो उनकी पार्टिसिपेशन रहती थी। उससे पहले जब तक यूनियंस नहीं बनी थी, एसोसिएशन नहीं बनी थी, तो पार्लियामेंट में कौन पहुंचते थे, नॉबल्टीज़ पहुंचते थे, उनके रिलेटिव्स पहुंचते थे या चर्च। लेकिन अब इन्होंने अपनी एक पहचान बना ली, एक आइडेंटिटी बना ली, एक एसोसिएशन और यूनियन की पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जो है वो इलेक्शन लड़ने लग गए, इनको सीट्स मिली और लेजिस्लेशन में भी ये जो है इंटरफेरेंस करने लगे। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स। लेकिन पूरे यूरोप में अब भी जो सरकारें बन रही थी उनमें मोस्टली मेजॉरिटी किनकी थी, कंजर्वेटिव विचारधारा की, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो यहाँ बेटा ये पिक्चर दी हुई है, इसको अच्छे से स्टडी करनी है आपने। ये फ्रांस की पिक्चर है और फ्रांस में ये इवेंट कब होता है, 1871 में। वहाँ पर पेरिस कम्यून नाम से ये घटना घटित होती है। तो लेबर जो क्लास थी उन्होंने मिलकर काउंसिल जो पेरिस के अंदर थी उसके ऊपर अटैक कर दिया था और अपनी डिमांड्स जो हैं रखी। वही डिमांड्स वर्किंग आवर्स, राइट टू वोट, ठीक है, और उनकी लिविंग कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस और वेजेस। तो ये सब डिमांड जो है 1871 में हुई। लास्टली ये फेल तो हो गई थी, सभी लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी। और 1792 में जो मार्सिले गाया गया था, इसको भी इन्होंने गाया। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेड फ्लैग। तो यहीं से ही जो इन्होंने फ्लैग जो है होस्ट किया और उसका कलर था रेड, और वो रेड कलर जो है आज पूरे वर्ल्ड में जो लेबर पार्टी है, जो मज़दूर हैं, उनका एक आइडेंटिटी है बेटा। क्रांति का प्रतीक भी कह सकते हैं इसको। हाँ जी, नेक्स्ट है रशियन रेवोल्यूशन। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, अभी तक तो हमने सोशलिज़म क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है और वो कैसे सब जगह पर गया, ये प्रभाव सब पे कैसे पड़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन। रशिया के अंदर क्यों रेवोल्यूशन होती है, क्या वहाँ मेजर कॉजेज़ थे। पहले तो हम सोसाइटी, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसका असर पूरे यूरोप के ऊपर पड़ा, उसके बाद सोशलिज़म आया, तो सिचुएशन जो थी वो रिवर्स हो रही थी। यानी कि
जो पावर थी वो पावरफुल लोगों से निकलकर आम लोगों के पास आ रही थी। सोशलिस्ट ने क्या किया, रशिया के अंदर गवर्नमेंट को टुक ओवर कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट को राजा को वहाँ से तख्ता पलट कर दिया राजा का, थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। रशियन रेवोल्यूशन होती है बेटा 1917, और एक ही साल के अंदर दो घटनाएं होती हैं, अक्टूबर और फरवरी, ये नोट करना है आपने। द फॉल ऑफ मोनार्की जो फरवरी की इवेंट्स हैं 1917 सेम ईयर, तो उसमें क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया, और अक्टूबर से क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई बेटा। यहाँ पर हम साइड में पिक्चर देख रहे हैं, ज़ार निकोलस सेकंड, ये जो रशिया का एम्परर था, मोनार्की सिस्टम कह सकते हैं, एरिस्टोक्रेट कह सकते हैं, तो वो रशिया में भी एज इट इज़ था जैसे पूरे यूरोप में था। तो रशियन एम्पायर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि 1914 में रशिया में क्या सिचुएशन थी। 1940 की डेट को अगर हम देखें तो उस वक्त पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार, क्योंकि 1914 से स्टार्ट होकर ये चला 1918 को एंड हुआ इस वर्ल्ड वार का। तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी रशिया की 1914 में बेटा। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 की अगर बात करें तो उस वक्त रशिया में जो एम्पायर थी वो किसके कंट्रोल में थी, ज़ार निकोलस सेकंड, यानी वो रूल कर रहा था वहाँ पर। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, मॉस्को इज़ अ कैपिटल ऑफ रशिया। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। इतने सारे कंट्रीज़ जो ये रीड किए हैं अभी हमने, ये सारे अब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और 1940 तक ये सब किसके पार्ट थे, किसकी टेरिटरी में इंक्लूड थे, रशियन एम्पायर की टेरिटरी में थे। ये हम मैप में देख सकते हैं रशियन एम्पायर कितनी वास्ट थी। 1940 का ये मैप है, ये देखो ये रशियन टेरिटरी है, ठीक है। तो रशियन टेरिटरी किसके साथ टच हो रही है, जर्मनी के साथ। और अगर आज हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो जर्मनी से आगे भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, ऊपर लिथुआनिया है, लातविया है। तो ये सब जो है अब इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके हैं, लेकिन 1914 तक इस पर किसका कंट्रोल था, रशियन एम्पायर का। इसके अलावा देखो, इट स्ट्रेचेस टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स। सेंट्रल एशियन स्टेट यानी कि एशिया के भी कुछ पार्ट्स जो थे वो रशिया में शामिल थे, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। अंडरलाइन करेंगे इसको। ये 3 एशियन कंट्रीज़ हैं जो अब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन पहले ये किसका हिस्सा होती थी, रशिया का। जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक्स ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये ऑर्थोडॉक्स चर्च का मतलब क्या होता है, जो पुरानी सोच के होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी जो रिलीजन है वो 2 पार्ट्स में, 2 सेक्ट्स में डिवाइड है। एक जो है प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक्स। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो बिल्कुल रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे, और रशियन जो पीपल थे वो मोस्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। और ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ग्रीक, जो यूरोप का एक कंट्री है बेटा। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। इन रिलीजन्स के लोग भी रशिया के अंदर रह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था। आज भी रशिया जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है। इकॉनमी और सोसाइटी, अब हम रशिया की इकॉनमी के बारे में जानेंगे और सोसाइटी। इकॉनमी में क्या होता है कि लोगों के ऑक्यूपेशंस क्या थे, समाज कैसा था, कैसे लोग वहाँ रहते थे, क्या उनके विश्वास थे, क्या बिलीफ थे, क्या वो काम करते थे बेटा। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट।
20th सेंचुरी एट द बिगिनिंग ऑफ दी, यानी कि 20th सेंचुरी की शुरुआत तक जो मेजॉरिटी थी रशिया के लोगों की वो क्या थी, एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी कि मोस्टली लोग खेती करते थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% लोग जो थे वो खेती करते थे, यानी कि 100 के पीछे अगर 100% है तो 85 उनमें से वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और उनकी मोस्टली जो अर्निंग थी, जो पैसा था, वो खेती से ही आता था। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। अब ये जो प्रपोर्शन था 85%, वो अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें यूरोप की, तो रशिया में ज़्यादा था। फॉर इंस्टांस फ्रांस और जर्मनी में प्रपोर्शन क्या था, बिटवीन 40 to 50%। ठीक है, 40-50% लोग जो थे वो खेती करते थे। अकेले रशिया में देखो 85% लोग जो थे वो किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। इन द एम्पायर कल्टीवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट और एज वेल एज फॉर देयर ऑन नीड्स। जो कल्टीवेटर्स थे, जो खेती करते हैं, कृषक जो कह सकते हैं पीजेंट्स, तो वो प्रोड्यूस करते थे, यानी कि फसलें पैदा करते थे अपनी नीड्स को भी फुलफ़िल करने के लिए और मार्केट्स की डिमांड को भी कंप्लीट करने के लिए। तो रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो 1914 तक जो रशिया था वो ग्रेन को एक्सपोर्ट करता था, यानी कि वहाँ से जो अनाज था यूरोप के दूसरे इलाकों में भेजा जाता था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। 1940 तक जो इंडस्ट्री थी रशिया के अंदर बहुत ही कम थी, क्योंकि 85% लोग जो थे वो किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी यूरोप के अंदर, उसका इम्पैक्ट रशिया के ऊपर भी पड़ा, लेकिन अभी इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ था इंडस्ट्रीज़ का। जो इंडस्ट्रियल एरिया था, प्रोमिनेंट क्या आता है, मेन इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में था। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। लार्ज फैक्ट्री जो थी वर्कशॉप के रूप में थी, यानी यहाँ पिक्चर में देख रहे हो आप लोग, ये सेंट पीटर्सबर्ग का व्यू है। इसमें एक ही छत के नीचे सभी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो स्टिचिंग का काम हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी का हो या टेक्सटाइल का हो, तो एक ही जगह पर सारी जो प्रोसेस थी वो होती थी, उसको वर्कशॉप बोलते थे। तो क्राफ्ट्समैन जो थे वहीं पर अपना प्रोडक्शन करते थे, वहीं रहते थे। मैनी फैक्ट्रीज़ वर सेटअप इन दी 1890s। 1890 के दशक तक बहुत सारी और फैक्ट्री सेटअप हो चुकी थी। वैन रशिया रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। रशिया के अंदर भी रेलवे का विस्तार हो चुका था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी, यानी कि जब रेलवे का विस्तार हुआ, रेलवे आई, ट्रांसपोर्टेशन हुई, तो उससे क्या हुआ, नई फैक्ट्रीज सेटअप हुई। और इन नई फैक्ट्रीज़ में जो फॉरेनर्स थे, जैसे पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। अब लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट हुई, फैक्ट्रीज़ बनी, तो उससे क्या हुआ, जो कोल प्रोडक्शन था वो डबल हो गया और आयरन और स्टील का जो यूज़ था वो क्वाड्रपल्ड, यानी कि 4 गुना बढ़ गया। बाय द 1900s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। और अब रशिया की क्या सिचुएशन थी कि कहाँ तो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, अब जो वर्कर और क्राफ्ट्समैन है वो नंबर में इक्वल हो चुके थे, यानी कि बहुत सारे लोग फैक्ट्री की तरफ मूव करने लग गए थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज़ वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जितनी भी इंडस्ट्री रशिया के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी उनके ओनर जो थे वो प्राइवेट थी, यानी कि अभी गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही थी उसके ऊपर। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस। गवर्नमेंट का क्या रोल था कि जो भी फैक्ट्री सेटअप हो रही थी उनकी सुपरविज़न और उनका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास था। और गवर्नमेंट इंश्योर करती थी जो वर्कर्स हैं, क्राफ्ट्समैन है, लेबर्स है, उनको मिनिमम वेजेस मिले, लिमिटेड हावर्स ऑफ वर्क हो। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो इंस्पेक्टर्स थे, जो इंस्पेक्शन करने आते थे, देखो वो अपनी ड्यूटी फुली नहीं करते थे, कोई उनकी लाइबिलिटी नहीं थी,
जैसे हम भी देखते हैं ना अपने इंडिया में, जिनकी ड्यूटी होती है वो पैसा खा लेते हैं और जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं करते। तो ये तो बहुत टाइम पहले की बात है, रशिया की बात करें 1914 में, तब जो इंस्पेक्टर्स थे वो अपनी ड्यूटी करने की बजाय जो है कि उनको रूल्स फॉलो करवाने हैं, मिनिमम वेजेस चेक करनी है या हावर्स को फिक्स करवाना है, तो वो किसका साथ देते थे? कैपिटलिस्ट का, इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो रूल्स जो है कोई भी अगर तोड़ता था तो उनको कुछ सज़ा नहीं देते थे। इन क्राफ्ट्स यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम 15 हावर्स। अब यहाँ पर बात कर रहे थे हम लिमिटेड हावर्स ऑफ वर्क, तो यहाँ देखो 15 हावर्स तक वर्कर से काम लिया जाता था, कंपेयर्ड विद 10 और 12 हावर्स इन फैक्ट्रीज। अकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज। अब यहाँ पर 15-15 घंटे जो है काम लिया जाता था, और कंपेयर्ड विद 10 और 12 हावर्स इन फैक्ट्रीज़। जो वर्कशॉप्स थी वहाँ पर बहुत लंबे समय तक काम होता था, और जो फैक्ट्री थी वहाँ 10-12 घंटे काम लिया जाता था। ये भी टाइम जो है बहुत ज़्यादा था। और अकोमोडेशन, क्योंकि इतना लंबा टाइम जो है वो काम कर रहे हैं, 15 या 18 घंटे, 12-12 घंटे, तो जो वर्कर्स थे वो वहीं पर ही उनको रहने का उनका अरेंजमेंट किया जाता था, अकोमोडेट किया जाता था उनको। और जो स्किल्ड थे उनको रूम्स वगैरह मिले होते थे। तो ये इसमें भी वेरिएशंस थी। और जो लेबर क्लास या अनस्किल्ड थे, डॉर्मेट्रीज़। डॉर्मेट्रीज़ क्या होता है? यहाँ देखो आप इमेज दी हुई है, वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन अ डॉर्मेट्री और प्री रेवोल्यूशनरी रशिया। क्रांति से पहले रशिया की सिचुएशन देखो, वर्कर्स एक ही बड़े हॉल टाइप रूम में, जो बेड ही बेड होते, देखो इसमें और कुछ नहीं एक्टिविटी हो सकती, तो उनके वर्कर्स के आराम के लिए जो उनको थोड़ा बहुत टाइम उनको ब्रेक मिलती थी तो वो यहीं पर रेस्ट कर लेते थे डॉर्मेट्रीज़ के अंदर। जो अनस्किल्ड थे उनको डॉर्मेट्रीज़ में, और जो स्किल्ड थे उनको रूम्स वगैरह की अवेलेबिलिटी थी। तो वहाँ भी देखो डिस्क्रिमिनेशन था। वर्कर्स वर आर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स। जो वर्कर्स थे उनके भी अलग अलग ग्रुप बने हुए थे फैक्ट्रीज़ के अंदर भी। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। जो वर्कर्स थे जो गांव से शहर की ओर आए थे तो उनके अभी भी लिंक थे गांव के साथ, और जो कुछ थे सेटल्ड इन सिटी परमानेंटली, शहर में ही बस गए, वहीं पर रहने लग गए। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। जो वर्कशॉप्स थी, फैक्ट्रीज थी, उसमें जो वर्कर्स थे वो स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइड थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड। मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड। यहाँ पर एक मेटल वर्कर है सेंट पीटर्सबर्ग का, वो याद कर रहा है, क्या बता रहा है कि मेटल वर्कर्स कंसीडर देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स, कि जो मेटल वर्कर्स थे, जो स्किल्ड लोग थे, वो अपने आप को वहाँ का क्या सोचते थे? अरिस्टोक्रेट, यानी कि राजा तो नहीं कह सकते, वो क्या शो करते थे कि उनकी पोस्ट बहुत हाई है और उनको फॉलो करना पड़ेगा जो वर्कर्स हैं, लेबर क्लास है। तो वो डोमिनेट नेचर के थे मेटल वर्कर्स, डोमिनेट करते थे दूसरों को, दूसरे वर्कर्स को। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि वो स्किल्ड कैसे बने हैं? बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेकर, इन्वेस्टमेंट करके। और वुमेन्स मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914, बट दे वर पेड लेस देन मैन। जो वुमेन्स थी वो फैक्ट्रीज़ के अंदर लगभग उनका 31% वुमेन काम कर रही थी, और उनकी जो पे थी मैन से बहुत ही कम थी, यानी कि उनको मैन के इक्विवेलेंट सैलरी नहीं मिलती थी, और ये हाफ और 3/4 ऑफ द मैन वेजेस। कहीं पर तो आधी, यानी कि अगर 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो वुमेन्स को 50 रुपीज़ ही मिलते थे, और कहीं पर तो ये 3/4 थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन वुमेन्स एंड मैन। डिवीजन्स अमंग वर्कर्स शोर देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब जो डिवीज़न थी वर्कर्स की, वो उनकी स्टेटस और उनकी पोस्ट के हिसाब से थी, तो ड्रेस और मैनर से पता चल जाता था कि ये स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड है। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने फैक्ट्रीज़ के अंदर एसोसिएशन बना रखी थी
ताकि वो अपने दूसरे मेंबर्स की हेल्प कर सके जब उनको काम से निकाल दिया जाता था या कोई फाइनेंशियल हार्डशिप होती थी। तो ये एसोसिएशन जो थी काम करती थी, लेकिन ये संख्या में एसोसिएशन बहुत कम थी। डिस्पाइट डिवीजन्स, यानी कि डिवीज़न के बावजूद भी जो वर्कर्स से यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस। जो स्किल और अनस्किल्ड इनकी डिवीज़न थी, अलग अलग थे, ये इनकी सोच अलग अलग थी, फिर भी जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले थे, अनस्किल्ड थे, उनकी यूनिटी ज़्यादा थी और वो स्ट्राइक तक कर देते थे जब अपने एम्प्लॉयर से वो डिसएग्रीड हो जाते थे। एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं? जो उनको फैक्ट्री में काम देते थे, तो अपने मालिक के विरुद्ध हो जाते थे जब उनको अपने मालिक की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लगती थी, या जब उनको डिसमिस किया जाता था और जो वर्किंग कंडीशंस थी अच्छी नहीं होती थी, तब वो उनको अपोज करते थे यूनाइट होकर। दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। और ऐसी स्ट्राइक्स वर्कर्स ने कहाँ पर की? ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ड्यूरिंग 1996 और 97 एंड इन दी मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। तो वहाँ पर रशिया के अंदर जब फैक्ट्री सेटअप हुई तो उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेशन था वो एज इट इज़ रहा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर था। तो यहाँ भी वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशंस बना ली थी, अपने ग्रुप्स बना लिए थे, और जो स्ट्राइक्स थी वो फ्रीक्वेंटली होने लग गई थी, यानी कि वो ज़्यादा अवेयर थे, उनको अपनी राइट्स के लिए जो है उन्होंने डिमांड की, और जब डिमांड पूरी नहीं होती थी वो स्ट्राइक करने लग जाते थे। ये टॉपिक बेटा यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।